दोस्तों वेलकम टू कैफे विदान। बात करेंगे आर्टिकल 370 इस फिल्म को लेकर। और अगेन सॉरी फॉर लेट रिव्यू। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ज़रा मैं बता दूं कि अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार यूट्यूब में देख रहे हैं या आप पहली बार भले ही ना देखें लेकिन सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर चुके हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों आर्टिकल 370 एक बेसिकली पॉलिटिकल ड्रामा थ्रिलर है और क्योंकि पॉलिटिकल है तो मुझे तो पॉलिटिक्स के बारे में बात करनी ही होगी। और वीडियो को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। प्लॉट, फिल्म कैसी लगी मतलब हाउस द फिल्म, और नैरेटिव। तो दोस्तों प्लॉट को देख लेते हैं। आज़ादी के बाद भारत काफ़ी सारे रियासतों में बटा हुआ था। बहुत सी रियासतों को भारत में मिलाया गया और आज का भारत बना। कुछ रियासतों को स्मूथ वे में तो कुछ रियासतों को नॉन स्मूथ वे में मिलाया गया। लेकिन क्या है कि कश्मीर रियासत के साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कश्मीर को एक महान पॉलिटिकल सुपर हीरो डील कर रहे थे कश्मीर रियासत को। तो उसके चलते कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां पैदा हुई जिसके तहत कश्मीर में 370 धारा लगाई गई जो इटसेल्फ लीगली इलीगल है। लीगली इलीगल मतलब लीगली लगाई तो गई लेकिन उसके प्रावधान इलीगल है। और ये जो धारा है ये स्टेट विद इन अ स्टेट इस कंसेप्ट को बढ़ावा देती है जिसके तहत आप एक देश में 2 प्रधान, 2 झंडे और 2 संविधान रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन इस धारा के बदौलत बदकिस्मती से ऐसा हुआ। तो दोस्तों धारा के कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि आप कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते। कोई कश्मीरी लड़की अगर नॉन कश्मीरी लड़के से शादी करती है तो उस लड़की की प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो चली जाएगी। लेकिन हाँ, पाकिस्तानी जो है वो अगर किसी कश्मीरी लड़के या लड़की से शादी करता या करती है तो उसे कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। कैन यू इमेजिन, कश्मीर की नागरिकता, भारत की नहीं। सब इस धारा का कमाल है। वहाँ का जो SC समाज है, दलित समाज है, वो कितना भी पढ़ा लिखा हो जाए वो सरकारी नौकरी या अच्छी पोजीशंस में वो जॉब नहीं कर सकता। उसे मैला ढोने का ही काम करना होगा, मतलब जो निम्न स्तर के काम है। तो इतनी खतरनाक वो ये धारा थी। अब इस धारा टेम्पररी तौर पे कश्मीर में लगाई गई थी लेकिन जो भी बोलिए पॉलिटिकल अपीजमेंट, चीप पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ओवर नेशनल सॉवरेनिटी, मतलब छोटा जो पॉलिटिकल स्वार्थ है वो देश की संप्रभुता से भी ऊपर रखना उस छोटे पॉलिटिकल स्वार्थ को। इस वजह से वो धारा हटाई नहीं गई अंटिल 2019 में जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो ये धारा को हटाती है, जो मोदी सरकार है। और कैसे हटाती है, कौन से चैलेंजेस सरकार फेस करती है हटाते वक्त, उसी को लेकर कहानी है। सरकार कैसे जो क्या बोलते हैं वो सेफ्टी मेजर्स लेती है, फिर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर स्टडी करती है और लीगैलिटी के ऊपर स्टडी करती है। और ये भी देखती है सरकार की कैसे लूप होल मैं नहीं कहूँगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो छुपाई गई। तो बहुत मुश्किलों और चैलेंजेस को फेस करने के बाद ये सरकार कैसे धारा हटाती है, इसी को लेकर कहानी है। दोस्तों देख लेते हैं फिल्म कैसी है। फिल्म बहुत ही गतिशील है, बोर होने का मौका बिल्कुल नहीं देती, एंगेजमेंट बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात, फिल्म कभी भी डिसबैलेंस टेम्पो क्रिएट नहीं करती कि अचानक बहुत स्पीड हाई हो गई फिल्म की या लो हो गई। एक बैलेंस टेम्पो के साथ फिल्म अपनी जो गतिशीलता है उसे बरकरार रखती है। अब दोस्तों ये तो गई टेम्पो की बात। अब फिल्म की स्टोरी टेलिंग को देख लेते हैं। फिल्म सरफेस लेवल पे मूव नहीं करती, इमोशंस को टच करते हुए जाती है। फिल्म में ठहराव है जिससे इमोशंस निखर के आते हैं। फिल्म में यामी गौतम जी का जो किरदार है जूनी हक्सर, तो उनको जब कश्मीर के एक डायनेस्ट पॉलिटिशियन वो जब कहते हैं कि आपके पिताजी की मौत हुई, सुसाइड, मैंने सुना कि उन्होंने सुसाइड की, एटसेट्रा एटसेट्रा, उस वक्त जो एटमॉस्फेयर था, बारिश हो रही है, एयरपोर्ट में सीक्वेंसेस है और यामी गौतम जी का जो एक्सप्रेशन है, तो सब मिला के ओवरऑल जो सीन की जो एम्फेसिस है वो बहुत बढ़ जाती है। यामी गौतम जी के किरदार का जो पास्ट लाइफ इंसिडेंट है कि वो अपने पिता के मौत से दुखी है, वो कश्मीर को लेकर परेशान है, वो जेन्युइनली चाहती है कश्मीर में ये धारा हटे और कश्मीर नर्क से फिर से स्वर्ग हो, या एटलीस्ट स्वर्ग अगर ना भी हो तो नॉर्मल हो कश्मीर की हालत। तो इन सब चीज़ों को बेहतरीन ढंग से फिल्म दिखाती है। अंत में जब धारा 370 हटती है और सारा देश जो खुश होता है, तो वो भी बहुत ही मतलब नेचुरल वे में फिल्म में दिखाई गई है। फिल्म की स्टोरी टेलिंग में एक सादगी है, मतलब सिंप्लिसिटी, कोई भी समझ सकता है। और फिल्म में कैसे ISI ऑपरेट करती है, किस तरह से टेररिज्म के साथ मनी इन्वॉल्व है, तमाम चीज़ों को एकदम बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिल्म दिखाती है। फिल्म में काफ़ी लीगल टेक्निकल टर्म्स भी हैं लेकिन वो भी फिल्म बहुत ही सिंपलेस्ट वे में उन चीज़ों को समझाने में काफ़ी हद तक कामयाब होती है। दोस्तों एक्टिंग को देख लेते हैं। फिल्म में यामी गौतम जी, अरुण गोविल साहब, किरण कर्मकार जी, प्रियामणि जी, राज अर्जुन साहब समेत जितने भी एक्टर हैं ज़बरदस्त काम किया। लगा नहीं कि एक्टिंग कर रहे हैं। और खासकर यामी गौतम जी, उन्हें देख के तो मैं यही कहूँगा, वो लगा ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। मुझे लगा कि रियल और रियल लाइफ वो वही किरदार है। तो सभी ने ऐसा रियल और रियल लाइफ में जो फ़र्क है सभी ने मिटाया, लेकिन यामी गौतम जी ने शायद कुछ ज़्यादा ही मिटा दिया और मैं उनका फ़ैन हो गया। वो जब गुस्सा करती है तो मुझे सच में ही लग रहा है वो गुस्सा कर रही है, ऐसा नहीं लगा कि वो एक्टिंग कर रही है। तो मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हो गया ये देखकर। और जो डायरेक्टर साहब है आदित्य सुहास जम्भाले, मैं यही कहूँगा सैल्यूट सर, ज़बरदस्त काम किया आपने, ज़बरदस्त। जैसे कि मैंने कहा कि इमोशंस को टच करते हुए एक फास्ट पेस स्टोरी को
ले जाना, अध्यायों में फिल्म को बांटना, ये सब काम उन्होंने बेहतरीन तरीके से किया और हम जुड़ पाते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, हम जुड़ पाते हैं और उस सिंप्लिसिटी के कारण जो भी मैंने कहा कि जो लीगल टर्म्स है या जो भी टेक्निकलिटीज है वो भी हम काफी हद तक समझ लेते हैं। इट्स ओके, अगर ना भी समझे, चलो मान लेते हैं, नहीं भी समझे तो भी हम फिल्म को एंजॉय तो करते हैं। और दोस्तों, इस तरह की फिल्म को सपोर्ट करने की जरूरत एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे ही नहीं है, बल्कि इसलिए भी जरूरी है कि ये चुनिंदा फीमेल सेंट्रिक फिल्म है। फीमेल सेंट्रिक बेहतरीन फिल्म है क्योंकि अक्सर हम देखते हैं फीमेल कैरेक्टर्स को वही टिपिकल सिडक्शन, स्किन शो या इंटीमेट सीन, इन सब में यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फीमेल टैलेंट को और भी अलग अलग डायमेंशंस में एक्सप्लोर किया जाए तो आप प्लीज इस तरह की फिल्म को सपोर्ट करें। और मैं तो कहूंगा सिने लवर जो दर्शक है सपोर्ट ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि फिल्म बेहतरीन बिजनेस ऑलरेडी कर चुकी है अपने बजट के रिस्पेक्ट में। तो बैकग्राउंड म्यूजिक को देख लेते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर अक्सर जोर नहीं दिया जाता, लेकिन इस फिल्म में जोर दिया गया। काफी सारे स्टाइल्स को अप्लाई किया गया। वेस्टर्न क्लासिकल ऑर्केस्ट्रेशन है, इंडियन इन्फ्लुएंस है और कुछ जगह पे जैज पियानो है। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया मतलब बेहतरीन है, मुझे काफी पसंद आया वो। लेकिन जो जैज पियानो वाला वो एक सीक्वेंस है जहाँ यामी गौतम का जो किरदार है वो चल के आती है, वो मुझे कुछ खास नहीं लगा उस जगह पे। मुझे एज ए दर्शक इनएप्रोप्रिएट लगा, वो कुछ खास पसंद नहीं आया। लेकिन बाकी जितने भी सीक्वेंस में बैकग्राउंड म्यूजिक है जबरदस्त। तो यही कहूंगा, सैल्यूट टू बीजीएम कंपोजर। दोस्तों, नैरेटिव को देख लेते हैं। दोस्तों, सूडो इंटेलेक्चुअल एक इकोसिस्टम है जो कश्मीर को लेकर काफी फेक नैरेटिव फैलाती रही है और नैरेटिव के बेस पे काफी सारी फिल्में भी बनी है जिसमें यह दिखाने की कोशिश की है कि आर्मी ने अत्याचार किया इसलिए टेररिस्ट बन गए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये किया इसलिए टेररिस्ट बन गए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आर्मी गलत नहीं हो सकती, पर इसका ये मतलब नहीं कि सारा ठिकरा आर्मी का सर ही फोड़ दो। जो मेन प्रॉब्लम है कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन, पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन, वहाँ की जो डायनेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा, वहाँ की जो डायनेस्ट दो पॉलिटिकल पार्टी है उनका ही घूम फिर के आना, उनका जबरदस्त तरीके से मलाई खाना, आम कश्मीरियों के हाथ में पत्थर देना और उनके जो बच्चे हैं विदेश में पढ़ाना, तो ये सब जो चीजें हैं बेहतरीन तरीके से फिल्म खुल के दिखाती है। मतलब जो रियल रियलिटी है कश्मीर की वो एज इट इज बिना किसी लाग लपेट के दिखाती है, बिना किसी टेररिस्ट सिंपैथाइजेशन के दिखाती है। इसलिए काफी लोगों के पेट में दर्द है क्योंकि उनकी जो झूठ की दुकानें थी वो इस फिल्म ने, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बंद कर दी, लेकिन काफी चोट पहुंचाई है। दोस्तों, ये फिल्म में एक चीज़ दिखाई गई है, जब होम मिनिस्टर साहब 370 हटाने का बिल लाए तो कैसे ऑपोजिशन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध जाकर उसके खिलाफ कई ऑपोजिशन के मेंबर्स ने वोट दिया, एक ने एब्सटेन भी किया, कईयों ने विरुद्ध वोट दिया क्योंकि उनके हिसाब से राष्ट्रीय सुरक्षा से भी बढ़ के है उनका छोटा पॉलिटिकल स्वार्थ। और मैं इस चीज़ से रिलेट कर पाया क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी हुई है ऑलरेडी। तो फिल्म खुल के सब कुछ दिखाती है जो रियलिटी है। और दोस्तों, एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये नहीं है कि आपकी फिल्म की जो नैरेटिव है वो किस पॉलिटिकल पार्टी को सूट करती है या नहीं करती। मैटर यह है कि आप सच दिखा रहे हो या नहीं। अगर आप सच दिखाओगे तो जनता रेजोनेट करेगी, आज नहीं तो कल रेजोनेट करेगी ही, और इसके मामले में आज ही कर चुकी है। फिल्म ऑलरेडी अच्छा बिजनेस कर चुकी है। और अगर किसी को लगता है कि ये फिल्म में नैरेटिव फैक्चुअली इनकरेक्ट है तो कोर्ट में जाइए, गलत साबित कर दीजिए। लेकिन अगर आप गलत साबित नहीं कर पा रहे हो और या कोर्ट में जा ही नहीं रहे हो तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं फिल्म मेकर ने हिम्मत करके सच्चाई दिखाई है। तो यही कहूंगा, सैल्यूट टू ऑल टीम ऑफ द आर्टिकल 370। जय हिंद।